नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नई वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब का एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदा घर के जवाब। चलिए फटाफट पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। योगेश सिरेकर जी हैं, इन्होंने पूछा है, प्री लॉन्च इव्हेंट मध्ये बिल्डर ईसी एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स शिवाय बायर सोबत फ्लॅट एग्रीमेंट करू शकतो का? देखिए योगेश जी, सीधी सी बात है, टेक्निकली देखा जाए तो एग्रीमेंट नहीं कर सकता है विदाउट एनवायरनमेंट क्लियरेंस। लेकिन होता क्या है ज़मीन पे, ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप पुणे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 अथॉरिटीज़ हैं जो इस समय सैंक्शनिंग दे रही हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन को। पीएमसी है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पीसीएमसी है, पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उसी के साथ है पीएमआरडीए यानी कि पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब अगर पीएमसी में आप देखें तो विदाउट एनवायरनमेंट क्लियरेंस पीएमसी किसी भी प्लान को, किसी भी लेआउट को सैंक्शनिंग नहीं देती है। यहाँ की यानी कि अगर आप क्षेत्र में देखें, पीएमसी का जो पूरा एरिया है वहाँ पे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी प्रोजेक्ट को रेरा अप्रूवल भी मिल जाए विदाउट एनवायरनमेंट क्लियरेंस। यानी पीएमसी के बारे में काफ़ी जो बातें होती हैं उसमें इस मामले में पीएमसी काफ़ी अच्छा है। लेकिन बाकी जो 2 अथॉरिटीज़ हैं, पीसीएमसी और पीएमआरडीए, यहाँ पर क्या होता है कि अगर एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं भी है और बाकी चीज़ें हैं तो लेआउट को सैंक्शनिंग मिल जाती है, और लेआउट के सैंक्शनिंग मिलते ही उसके बेस पे महारेरा रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। लेकिन शर्त ये रहती है कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस आ जाए, उसके बाद ही आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करिए। पर डेवलपर के दिमाग में क्या रहता है कि ठीक है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर दिया गया है और वो थोड़े समय में उसका क्लियरेंस आ जाएगा, तो उस बीच वो कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर देते हैं और आपके साथ एग्रीमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है, पर ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है। और यही कारण है जो पीछे हमने आप लोगों के सामने न्यूज़ रखी हुई थी। अगर आप लास्ट ईयर अगस्त सितंबर के बाद से देखें तो इस साल के लगभग जो है मई जून तक एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहे थे। उसके पीछे जो रीज़न बताया गया वो था पॉल्यूशन का, और पीसीएमसी को उस पॉल्यूशन इंडेक्स में डाल दिया गया, जिसके चलते कि उस पूरे पीसीएमसी और वहाँ के 5 किलोमीटर की पेरीफेरी में किसी भी प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था। उस पे स्टे लग चुका था, जिसके अंतर्गत पीसीएमसी भी आता था, पीएमसी भी आता था और पीएमआरडीए भी आता था। तो इसके चलते जो है काफ़ी डेवलपर्स ने काम भी स्टार्ट कर दिए थे, लोगों के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया था, लेकिन जब उनके पास एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं आया, तो उनको प्रोजेक्ट भी रोकने पड़े, और जो वो डिले हुआ उसकी भरपाई बाद में करना आसान नहीं होता, यानी कि जो कमिटेड डेट था वो भी आगे खिसकेगा। तो टेक्निकली जो आप पूछ रहे हैं कि क्या एग्रीमेंट हो सकता है, तो एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन आप पहले चेक कर लें। जब तक कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस ना आए, कोशिश करिए कि आप एग्रीमेंट मत करिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं कि साल भर डिले होता है, चलता है आपके लिए, और आपके पास अपना रहने के लिए घर है, तो वो आपके खुद के क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरी सुझाव रहेगी कि जब तक एनवायरनमेंट क्लियरेंस ना आ जाए, आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट ना करें। आगे बढ़ते हैं, युधिर जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर अगर प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, तो कैसे जेन्युइन प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करें? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि मैक्सिमम बायर जो है रेरा नंबर देखते ही प्रोजेक्ट में जाके अपना नेगोशिएशन करते हैं, स्पेस देखते हैं कितना है, और वहाँ पे फ्लैट बुक कर लेते हैं। यानी कि महारेरा नंबर देखते ही लोगों को ये एश्योरेंस आ जाता है कि सब कुछ सही है और हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको समझना क्या चाहिए कि रेरा रजिस्ट्रेशन है, रेरा नंबर है, इसका मतलब सिर्फ एक एंट्री टिकट मिला हुआ है आपको। आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगर रेरा रजिस्ट्रेशन है तो आपको देखना होगा कि रेरा में किसी तरह का कंप्लेन तो नहीं है, और अगर कंप्लेन है तो उसका टाइप ऑफ कंप्लेन क्या है, नेचर ऑफ लिटिगेशन क्या है, ये चीज़ को पहले समझने की कोशिश करिए। जो डेवलपर है जिसके आप खरीदने जा रहे हैं, वो डेवलपर क्या पहले भी प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, और अगर 5 में से 3 प्रोजेक्ट उसके डिले हैं, तो आप ये मान के चलिए कि रेड फ्लैग है, ये कोई एक्सीडेंटली जो है डिले नहीं होने वाला। अगर 5 में से 3 यानी कि 60% जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो डिले का है, तो मान के चलिए कि आने वाला प्रोजेक्ट भी डिले हो सकता है। जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में दिया, अब डिले आपके लिए कितना मायने रखता है, कितना कुशनिंग आपके साथ है, आप एंड यूज़र हैं, आप इन्वेस्टर हैं, वो आपके इंडिविजुअल चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आपको चेक करना ही होगा।
कई बार क्या करते हैं कि डेवलपर एक ही नाम से सारे कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, उसमें अलग-अलग जॉइंट वेंचर में लोग जुड़ते हैं, अलग यानी कह सकते हैं अलग पार्टनर्स जुड़ते हैं जिसकी वजह से उस फर्म का नाम बदल जाता है। तो आपको महारेरा में शायद उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड 0 दिखे, लेकिन उस डेवलपर के नाम से उनके वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको पता चल जाएगा। उस प्रोजेक्ट को आप रेरा पे भी चेक कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं, उसके बारे में रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, सौदागर के पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। या फिर भी आपको समस्या लगती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डाला हुआ है, जिसके ज़रिए आप अपनी समस्या हम तक पहुँचा सकते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। अब इस केस में क्या होगा कि जब आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी कि क्या ये डेवलपर डिले करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है उसमें नया पार्टनर जुड़ा हो, तो क्या वो नए पार्टनर ने भी पहले कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, उसके बारे में भी आप तहकीकात कर सकते हैं। अगर लिटिगेशन है, जैसे मैंने पहले कहा, उसका नेचर ऑफ लिटिगेशन देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको समझना चाहिए और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा इन डेप्थ जा सके तो बहुत अच्छा, आपके लिए अच्छा, क्योंकि आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है और आप एक इंडिविजुअल बायर हैं। आपके लिए आपका बजट बड़ा लगता है 1 करोड़, 1.5 करोड़, लेकिन जब आप किसी एक तरीके से डेवलपर के यहाँ पहुँचते हैं, तो आप एक सिंगल एंटिटी हो जाते हैं, एक सेल बन जाते हैं पूरे शरीर के लिए। यानी वो आपको उतनी तवज्जो नहीं देने वाला कि आप कितनी मुसीबत से ला रहे हैं, आपके लिए वो बजट बहुत बड़ा है। क्योंकि कहा जाता है कि जब दरिया समंदर से मिलता है, तो दरिया नहीं रहता, वो समंदर ही बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले अगर आप अपने आप के बजट को समंदर मान के चल रहे हैं, तो वो समंदर तभी तक है जब तक कि आप चीज़ों को समझ के बुकिंग नहीं करते हैं या टोकन नहीं देते हैं। एक बार आप वहाँ पे चले गए, तो फिर आपके लिए बैकआउट करना कठिन है। आगे चलते हैं। सन्नी थोलर जी हैं, इन्होंने लिखा है, कैन वी टेक पोजीशन एंड देन फाइल केस इन रेरा एज मेनी टाइम बिल्डर डिलेज योर पोजीशन बिकॉज वी फाइल्ड केस। ये बहुत अच्छा है सन्नी जी, और ऐसा कई लोगों को हमने पहले भी सजेस्ट किया हुआ है। इस तरीके के सवाल हमने सवाल जवाब के एपिसोड में लिए भी हुए हैं। एक बार जो है आपको पुरानी वीडियो का लिंक भी दे देंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कई बार डेवलपर क्या करते हैं, इंटेंशनली आपके इंडिविजुअल फ्लैट को जो है वो पोजीशन नहीं देते हैं अगर आपने कंप्लेन किया है। ऐसा कई बार देखने में आया है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, अगर डिले हुआ है तो आप पोजीशन ले लीजिए, उसके बाद कंप्लेन करिए। कई बार लोग ये कहते हैं कि फिर वो तो कंसेंट ले लेता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सारा सेटलमेंट हो चुका है। तो भाई सेटलमेंट क्या हुआ, वो तो आपके अकाउंट में होगा, कैश में तो सेटलमेंट होता नहीं है, और कैश में होगा तो वो रिटर्न लिखा होगा और आप उस केस को फाइल कर सकते हैं। अगर आपका रेरा केस किसी भी तरीके से रिजेक्ट भी करता है, तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, रेरा के हायर बेंच में। वहाँ से भी निकलता है तो आप हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का जजमेंट इसमें पहले आ चुका है कि आखिर बायर करे क्या? आप तो बड़ी मछली हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, यानी कि डेवलपर, आप तो मैनेज कर सकते हैं, आप एक लॉयर लगा सकते हैं, आपको उठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल बायर क्या है, उसको सारा पेन झेलना है। यानी कि वो फ्लैट भी बुक करता है, ईएमआई भी देता है, रेंट पे भी रहता है, और डिले होने के केस में जो उसके ऊपर ये सारे बर्डन हैं रेंटल के, ईएमआईज़ के, वो उसे खुद बियर करना है, और जो उसका पैसा जा चुका है, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और ज़्यादा प्रोजेक्ट डिले होता है, तो वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने के भी चांस रहते हैं, क्योंकि लगातार जो मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ता जाता है, और जब ज़्यादा डिले होगा तो फाइनल फिनिशिंग वर्क जो है, जहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, ज़्यादा माइन्यूट डिटेलिंग का काम होता है, वहीं पे जाके कहीं न कहीं डेवलपर्स के लिए फिर उस कॉस्ट कटिंग को करने का एक ऑप्शन, एक दरवाज़ा खुल जाता है। इसके लिए आप पोजीशन ले लीजिए, कंप्लेन करिए, मत डरिए। अगर आपका नॉर्मल रेरा कंप्लेन रिजेक्ट होता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल जाइए, जैसे मैंने आपको कहा, और वहाँ से भी कुछ दिक्कत होती है तो कंज्यूमर फोरम के साथ-साथ हाई कोर्ट में भी आप केस डालिए, और सब लोगों को इसके लिए मोटिवेट करिए, क्योंकि ये आपका हक है, और डेवलपर को आपका जो भी कंपनसेशन है, वो दे देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे म्यूचुअली जो है एमिकेबल सेटलमेंट कर लेते हैं, यानी कि अगर आपका कुछ कंपनसेशन मान लीजिए 70,000 का बन रहा है, तो कई बार वो 40-50 हज़ार रुपए में सेटल कर लेते हैं कि आपको हर मंथ देने वाले हैं या लमसम देंगे। तो वो चीज़ अगर आपको लगता है कि हाँ, ये सेटलमेंट ठीक है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कंप्लेन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया है, पर इनका सवाल अच्छा था तो हमने लिया है। सर, अगर मैं बैंक से होम लोन लूँ, तो 25 से 30% पेमेंट हमें ही डेवलपर को करना होता है। अगर मैं उतना अमाउंट टोकन मनी के रूप में लोन सैंक्शन होने से पहले दे दूँ और बाद में मेरा लोन ना हो, रिक्वायर्ड अमाउंट जितना ना मिले, तो क्या इस केस में मुझे मेरा टोकन मनी रिटर्न मिलेगा? क्योंकि बिल्डर बहुत जल्दबाज़ी करते हैं हर काम में। देखिए, आपके सवाल में 2-3 चीज़ें छिपी हुई हैं। यहाँ पे आपके साथ अर्जेंसी भी वर्क कर रहा है, यानी कि आपके दिमाग में फोमो चल रहा है, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट का, कि अगर मैं ये अपॉर्च्युनिटी ग्रैब नहीं करूँगा,
तो हमारे लिए दिक्कत आ सकती है। और वहीं जो है ये फोमो जो क्रिएट कर रहा है, जिनसे क्रिएट किया जा रहा है डेवलपर की तरफ से, कि फटाफट जो भी बुकिंग आ रही है उसे ग्रैब किया जाए, क्योंकि अगर ये छूटेगा तो जो उनका एक तरीके से पूरा प्रोसेस है बुकिंग को लेने का, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहली बात है कि आपको इस तरह के फोमो में, इस तरह के अर्जेंसी में आना ही नहीं है। दूसरा, एज़ पर रेरा रूल अगर आप समझने की कोशिश करें, किसी भी प्रोजेक्ट में जहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एग्रीमेंट के पहले सिर्फ 10% देना होता है। मान लीजिए आपका एग्रीमेंट कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है, तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए ही डेवलपर को आपको देने हैं बिफोर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद वो आपसे डिमांड कर सकते हैं, या उसके बाद ही आपको अगला इंस्टॉलमेंट देना है। तो पहले ही 25-30% देने की जो बात आ रही है, हो सकता है डेवलपर डिमांड कर रहा हो कि आपको हम यहाँ पे एक एडिशनल डिस्काउंट दे देंगे, ये हायर फ्लोर दे देंगे, इसमें फ्लोराइज़ नहीं लगाएँगे, किसी भी तरह की चीज़ें, या कुछ पार्किंग आपको अच्छा वाला दे देंगे, टैंडेम पार्किंग दे देंगे, या ओपन आपको मिल रहा होगा तो आपको कवर्ड, किसी भी तरीके से वो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जब तक आपका लोन सैंक्शन नहीं होता है, तब तक आपको किसी भी तरीके से पैसा नहीं देना चाहिए। अब इसके पीछे कारण क्या है वो समझ लीजिए। मान लीजिए अगर आपका लोन सैंक्शन नहीं होता है, तो पहली बात, एज़ पर जो कई केसेज़ में जजमेंट आए हैं, वहाँ पे ये माना जाता है कि अगर लोन सैंक्शन नहीं होता है, योर बुकिंग विल बी कंसिडर्ड एज़ ए इनवैलिड बुकिंग। तो वहाँ उस अब मैं, यानी कि अगर आप केस करने जाएँगे तो आपके फ़ेवर में ही फैसला आएगा। लेकिन समस्या यही है कि जिस प्रोसेस में आप घुसने जा रहे हैं, यानी कि केस में अगर आप जाएँगे, तो टाइम टेकिंग है, आपके लिए बर्डन है, आपके लिए समय निकालना होगा। तो आप फ्लैट खरीद रहे हैं अपने ईज़ ऑफ लाइफ़ के लिए, ऐसा नहीं कि आप अपनी मुसीबत बढ़ाएँ। तो यहाँ पे पहली सलाह है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छी डील है और ये निकल गई, सच में नहीं मिलने वाली है और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है और आपने मार्केट सर्वे अच्छे से कर लिया है, तो वहाँ पे आप ये कोशिश करिए कि रिटन में मेल पे लीजिए, व्हाट्सएप चैट पे भरोसा मत करिए, या नॉर्मल टेलीफोनिक कॉल पे या मीटिंग में कही हुई बात पे सर भरोसा रखिए, मिल जाएगा। इन सब बातों पे भरोसा मत रखिए। मेल पे लिखवा के लीजिए, अगर आपका लोन सैंक्शन नहीं होता है तो आपका फुल एंड फाइनल, यानी कि 100% आपको रिफंड मिल जाएगा, ये चीज़ लिखा होना चाहिए। आप जो रिसिप्ट ले रहे हैं या फिर अगर आप अलॉटमेंट लेटर ले रहे हैं, उसमें भी ये क्लॉज़ अगर मेंशन हो जाए, तो आपके लिए सेफ्टी बढ़ जाती है, यानी कि अगर आपका लोन नहीं होगा, तो भी पैसा मिल जाएगा। नहीं तो अमूमन क्या होता है, आपने पैसा 25-30% दे दिया, डेवलपर उस पैसे को यूटिलाइज़ भी करता है, और अगर आपका लोन किसी भी तरीके से नहीं हुआ, तो डेवलपर उसे डिले करता है। तमाम उसमें बहाने निकालेगा कि फाइनेंसेस में अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी प्रोसेस में है, अभी हमारा इंटरनल ऑडिट चल रहा है, तमाम चीज़ें, और एक बार वो हो जाएगा या फिर नेक्स्ट साइकिल में हम आपका रिलीज़ कर देंगे। इन सब चीज़ों को लेके वो आपके पैसे को जो है अपने पास ही यूटिलाइज़ करने के लिए रखेगा, और कई बार वो आपको अलॉटमेंट लेटर में दिए हुए क्लॉज़ का भी हवाला दे देगा, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ था 10%, जबकि मॉडल अलॉटमेंट लेटर जो कहता है उस पे भी हमने वीडियोज़ बनाया है, उसका भी लिंक और डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे कि पहले 15 दिन में कुछ नहीं कटता है, 16वें दिन से 31 दिन के बीच में सिर्फ 1% ही डिडक्ट हो सकता है। वो पूरा टेबल आपको देखने को, और वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, पर वो मैक्सिमम 2% के डिडक्शन तक नहीं जाते हैं, वो 10-10% डिडक्ट करते हैं। यानी कि 1 करोड़ का आपने फ्लैट लिया और आपने उसका 25 लाख रुपए, यानी कि 25% 25 लाख रुपए दे दिया, और 10% अगर क्लॉज़ डाल रखा है तो 10 लाख रुपए आपका डिडक्ट करेगा, और वो 10 लाख रुपए बचाने के लिए आप इन किन प्रकारेण किसी भी बैंक से जाके आप लोन लेना चाहेंगे, और हो सकता है वहाँ पे जो आज का इंटरेस्ट रेट 7.5 से 8% के बीच में है होम लोन का, आप 9-9% पे भी होम लोन ले सकते हैं, क्योंकि आप उस 10 लाख रुपए को जाने नहीं देना चाहेंगे। पर एज़ पर रूल वो 10% नहीं काट सकता है, पर फाइट आपको ही करना होगा, समय आपको ही देना होगा, पैसा आपको ही खर्च करना होगा। तो समझदारी यही है कि जब तक लोन सैंक्शन ना हो जाए, डेवलपर को 5-10% के ऊपर मत दीजिए, और ये 5-10% देते वक़्त भी आप उनसे रिटन कम्युनिकेशन, यानी मेल पे और अपने अलॉटमेंट लेटर में लिख के लीजिए कि अगर किसी भी तरीके से लोन नहीं होता है, तो आप ये पूरा पैसा हमें रिफंड करेंगे। आगे चलते हैं, पीयूष अग्रवाल जी ही लिख रहे हैं, हाय सर, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द डिस्प्यूट और लिटिगेशंस रेज्ड बाय लोकल ऑन दीस बिल्डर, विल इट कॉज डिलेज इन कंस्ट्रक्शन? देखिए, लिटिगेशन से डिले होता है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर डिले में सबसे पहला कारण अक्सर जो है देखने में आता है कि वो लिटिगेशन ही होता है। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर लिटिगेशन है और उस पे लोकल्स के हैं, लोकल्स यानी कि जो लैंड ओनर्स हैं, तो क्या प्रॉपरली वो लैंड पार्सल ट्रांसफ़र हुआ है, म्यूटेशन एंट्री हो चुकी है? इस बात का आप ध्यान रखिए। क्या म्यूटेशन एंट्री में या फिर उस लैंड को खरीदने में किसी भी तरीके का लूप होल है, उसे समझने की कोशिश करिए। आपको जो डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने हैं, वो महारेरा पे मिल जाएँगे, या फिर आप डेवलपर से डिमांड भी कर सकते हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लैंड यूज़ अलग था और वहाँ से खरीद के लैंड यूज़ अलग कर दिया गया है विदाउट जो उसके एक तरीके से ड्यूटीज़ पे करने होते हैं कॉर्पोरेशन को, वो दिया गया है, नहीं दिया गया है, ये भी समझने वाली बात है। कई बार ये चीज़ें एक नॉर्मल लेवल पे होती हैं, लोकल्स यानी जिन्होंने भी लैंड अपने बेचे, सस्ते में बेच दिया, अब उनको दिख रहा है काफ़ी महँगा हो गया, तो अपने बच्चों का हवाला देके, बाकी अपने रिलेटिव्स का हवाला देके कि इनका साइन नहीं था, ये कुछ चीज़ें निकालते हैं एंगल, जिससे कि उनको नेगोशिएशन करने का मौका मिले और फाइनल कंस्ट्रक्शन, फाइनल जो हाथ से ज़मीन निकल ही रही है, तो कुछ न कुछ हमारे हाथ में आ जाए। तो वैसा केस है तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन जो मैंने पहले आपको बताया, कहीं पे भी लैंड ट्रांसफ़र होने में, लैंड के जो भी टाइटल हैं, वो किस तरीके से हैं, ये सब आपको पढ़ना ही चाहिए, डीप डाउन आपको चेक करना ही होगा, जो कि रेरा पे भी मिल जाएगा और नहीं है तो आप डेवलपर से डिमांड कर सकते हैं और उसके बाद ही आगे आप बढ़िए। क्योंकि अगर ये लिटिगेशन बढ़ा, तो ये चीज़ें आगे चल के प्रोलॉन्ग्ड हो सकती हैं और पहले भी जैसे मैंने जवाब दिया, जितना ज़्यादा डिले होगा, उतना ही ज़्यादा क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। यानी जो आपके ऊपर एक बर्डन है, मॉनेटरी बर्डन, ईएमआई का रहेगा, रेंट का रहेगा, उसके साथ-साथ जब डिले होगा, तो जो फिनिशिंग वर्क में ज़्यादा पैसा और ज़्यादा समय लगता है, जैसे सैनिटरी फिटिंग ले लीजिए, टाइल्स ले लीजिए, डोर्स ले लीजिए, फिर आपके इलेक्ट्रिक फिटिंग्स ले लीजिए, पेंटिंग ले लीजिए, ये सारी चीज़ों में जो है बारीकियों का काम है। और माइन्यूट डिटेलिंग का काम है, जिसमें आपको स्किल्ड लेबर लगते हैं डेवलपर के लिए, उनका कॉस्ट ज़्यादा लगता है, उन मटेरियल के कॉस्ट ज़्यादा लगते हैं, यानी अगर स्केलेटन आपका खड़ा भी हो जाता है 2 साल 3 साल में, तो उसको फाइनल फिनिश करने में फर्दर डेढ़ 2 साल लग जाते हैं, अगर वो ढंग से बनाया जाए। तो ये मान के चलिए कि अगर किसी भी कारण से प्रोजेक्ट डिले होता है, तो सिर्फ़ वो डिले नहीं है, वो आपके क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ आपका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है और जो प्रोमिसेज़ आपको किए गए हैं, वो धरातल पर वैसे नहीं उतर पाएँगे। ऐसे कई प्रोजेक्ट में देखने को मिले हैं पहले भी और जिसके ऊपर सौदागर ने लगातार वीडियोज़ भी बनाए हैं। तो आप इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही अपना पैसा लगाइए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान जी इन्होंने लिखा है, आई हैव रजिस्टर्ड ए कैंसलेशन डीड विद द बिल्डर विद 4 मंथ फॉर रिफंड, कैन ही स्टिल डिले माय पेमेंट? प्लीज़ आंसर। देखिए ज्ञान जी, अगर आप कैंसलेशन डीड कर रहे हैं और उसमें डेवलपर का कोई फ़ॉल्ट नहीं है, तो पहले ही अगर आपका एग्रीमेंट हो चुका है, तो लगभग 10% और आपका जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, वो भी जाएगा, जो आपके लीगल कॉस्ट हैं, वो भी जाएँगे, प्लस जो प्रो रेटा बेस पे जीएसटी जा चुका है, वो भी आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। हाँ, आप स्टैम्प ड्यूटी रिफंड ज़रूर ले पाएँगे, तो आपका ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। पर अगर आप टेक्निकली कहेंगे तो आप कैंसलेशन डीड अगर साइन कर रहे हैं, तो डेवलपर बाउंड है कि आपको 120 दिन में यानी 4 महीने में वो रिफंड कर दे। लेकिन फिर से मैं वही कहूँगा, ये चीज़ अमूमन ऐसी होती नहीं है जैसा कि कैंसलेशन डीड में होता है। वो 4 महीने से ज़्यादा भी समय ले लेते हैं और उसमें वही चीज़ें बताते हैं जो मैंने ऊपर के सवाल के जवाबों में बताया कि रिफंड करने में वो बताएँगे नेक्स्ट साइकिल में कर देंगे, अभी हमारा ऑडिट चल रहा है, अभी हमारा उस पे एक तरीके से अप्रूवल नहीं आया है फाइनेंस टीम की तरफ से, जल्द से जल्द कर देंगे सर और वो आपको चाहेंगे कि वो आपके पैसे को यूटिलाइज़ करें। तो ऐसा कई बार डिले देखने में आता है, लेकिन आपके पास एक अच्छी चीज़ है कि आपने कैंसलेशन डीड साइन किया हुआ है और उसके बेस पे आप महारेरा कंप्लेंट भी कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं, अगर वो डिले ज़्यादा होता है। अगर 15 दिन से ज़्यादा यानी कि 125-130 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आप एक प्रॉपर पहले मेल करिए, कैंसलेशन डीड जो आपका हुआ है उसको उसकी स्कैन कॉपी अटैच करते हुए एक ब्लंट मैसेज करिए कि भाई आपका ये डेट निकल चुका है, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग रिफंड विदिन सो एंड सो डेट्स और उनको ये चीज़ बता दीजिए अदरवाइज़ मुझे जो है कुछ कड़ी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी बिकॉज़ ये पैसा मेरा आपके पास काफ़ी लंबे समय से पड़ा हुआ है और कैंसलेशन डीड के बाद भी अभी नहीं मिला है। सेकंड आपके पास ऑप्शन होगा कि आप महारेरा में कंप्लेन करें क्योंकि जो कैंसलेशन डीड है, उसके आधार पे आपको पैसा मिल जाना चाहिए था, वो अभी मिला नहीं है, तो आपको विद इंटरेस्ट जितना भी डिले उसके बाद फर्दर हो रहा है, वो आपको देना पड़ेगा, यानी डेवलपर आपको देगा। अब तीसरा ऑप्शन यही बचता है कि पैरेलली आप जो है कंज्यूमर फोरम में भी अपना कंप्लेंट डाल के रखें, जिससे एक प्रेशर भी जल्दी से जल्दी डेवलपर पे क्रिएट हो जाए और इन सब चीज़ों के दौरान अमूमन आपका पैसा मिल जाता है। तो टेक्निकली अगर लीगली आप देखेंगे तो वो डिले नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अ, प्रैक्टिकली देखने में आता है, वहाँ पे डेवलपर कई बार डिले करते हैं। अब ये देखिए, बाकी लोग जो देख रहे हैं उनके लिए एक यहाँ पे सीख है कि बिना सोचे-समझे, बिना किसी चीज़ को अच्छे से समझे आप अपना पैसा मत दीजिए क्योंकि यह भी एक कारण हो सकता है कि आपको कैंसलेशन डीड साइन करना पड़े। हो सकता है कई बार कैंसलेशन डीड काफ़ी जेन्युइन होता है, आपके पास फंड नहीं आ रहे हैं, जॉब लॉस हो रहा है या कुछ अलग प्रॉब्लम्स हो गई हैं आपके साथ, तो एक अलग चीज़ है क्योंकि वो अनअवॉइडेबल सिचुएशन और किसी को पहले से उसका अंदेशा, उसका कोई भी आभास नहीं रहता है। लेकिन अगर आप बिना जाने-बूझे आप सीधे एंटर कर रहे हैं, फोमो के चक्कर में जा रहे हैं,
तो आप पहले ही समझ जाइए, क्योंकि इसके चक्कर में आपका पैसा फँसा तो मिलने वाला नहीं है। और लगातार कहीं भी समस्याएँ आती हैं तो आप ग्राउंड पे जाके समझिए, महारेरा साइट को देखिए, और कहीं भी ज़्यादा समस्याएँ आ रही हैं तो उसके लिए जैसा हमने आपको बताया, क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें आप अपनी समस्याओं को थोड़े में भेज दीजिए और हमारी कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शीतल जी हैं, इन्होंने लिखा है, प्लीज़ क्रिएट वीडियो ऑन शुड वी टेक न्यू फ्लैट एट अपर खराड़ी एज एन इन्वेस्टमेंट, प्लीज सजेस्ट, वी वांट योर ओपिनियन। देखिए, अपर खराड़ी में क्या है कि एक टैग तो लग ही चुका है कि वो खराड़ी के पास में है। लोगों के लिए काफ़ी इमोशनल डिसीजन हो जाता है कि इॉन से भी काफ़ी नज़दीक है, फिर गेरा कॉमर जोन से भी काफ़ी नज़दीक है, और एक तरीके से अप्रोच रोड अभी हमें दिखता है, वहाँ पे डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, नए नए बड़े बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक फेवरेबल हैं कि उबाली नगर, जो कि वाघोली का हिस्सा है, वहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि नए-नए डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, तो आपके लिए वो आसान हो जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए आने वाले समय पे फ्रूटफुल रहेगा। देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, नो डाउट कि वो कनेक्टेड है और उसका एक फ़ायदा आपको मिलने ही वाला है। लेकिन पिछले 2-3 साल यानी कि पोस्ट कोविड अगर आप देखेंगे तो रेट तेज़ी से बढ़े हैं, और कोई भी चीज़ के प्राइसेज़ इतनी तेज़ी से लगातार आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर हाँ, आज की डेट में चाहे आप कोई भी कमोडिटी देखें, लगातार कई चीज़ों के प्राइसेज़, चाहे गोल्ड के प्राइसेज़ आप ले लें, सिल्वर के प्राइसेज़ ले लें, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि 2-3 साल बाद वो रेट होगा, आज ही हो चुका है। पर कहीं न कहीं रियल एस्टेट में जिस तरीके से एआई का एक नया फ़ील्ड ओपन हो चुका है, जिस तरीके से लोगों को अभी जॉब लॉस का फ़ियर है, तो कहीं न कहीं लोग काफ़ी डर के डिसीज़न ले रहे हैं, और जो लोग खुद एक एंड यूज़र हैं, वही अपने डिसीज़न को देख के जल्द से जल्द जो है उसे फाइनल कर रहे हैं। कि आपके लिए ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप जिस भी डेवलपर के साथ देख ले रहे हैं, उसके प्राइस ट्रेंड को देखने की कोशिश करिए। वहाँ का एवरेज प्राइस क्या है? क्योंकि अगर आप देखें, 1-2 प्लेस छोड़ दीजिए तो वहाँ का एवरेज प्राइस 13 से साढ़े 13,000 रुपए है। जिसमें मैं सारे कॉस्ट ऐड कर रहा हूँ और डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, ना कि कारपेट एरिया। कारपेट एरिया और टोटल एरिया में फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कारपेट एरिया में अगर आप जो बालकनीज़ के एरिया हैं, जो टेरेसेस के एरिया हैं, उसे आप जोड़ देते हैं, तो वो आपका टोटल एरिया बन जाता है, क्योंकि उसे ही एज़ ए कारपेट एरिया प्रमोट किया जाता है। जैसे जब आप कहते हैं कि मैं 700 स्क्वायर फीट का 2 बीएचके ले रहा हूँ, तो एक्चुअल में उसका रेरा कारपेट जो 600 स्क्वायर फीट ही होता है, पर उसमें बालकनी, ड्राई बालकनी वगैरह मिला के उसका एरिया 700 का बन जाता है। तो जो 700 आपको बताया जाता है टोटल पैकेज से, आप उसे जब डिवाइड करते हैं उस टोटल एरिया से, तो वो आपका आ जाता है पर स्क्वायर फीट रेट जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ का एवरेज प्राइसिंग 13 से साढ़े 13,000 रुपए है, और अगर आप खराड़ी का प्रॉपर खराड़ी मिड जो कि इॉन के आस-पास देखेंगे, तो यहाँ का रेट आज की डेट में 16,000 17,000 रुपए स्क्वायर फीट है। तो कुछ रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे भी हैं, यानी कि ₹1000 कम, और कुछ अगर प्रीमियम सेगमेंट है तो ₹1000 ज़्यादा भी। तो यानी कि आपको सीधा दिख रहा है ₹2,500-3,000 का स्कोप है। लेकिन वो ₹2,500-3,000 का स्कोप कब फिल होगा? जब वहाँ पे रोड पूरी तरीके से वाइड हो जाएँगे, और जो आपका मेट्रो लाइन बनना है वाघोली तक, वो एक तरीके से एटलीस्ट 80-90% बन जाएगा, और जो नगर रोड पे डबल डेकर, ट्रिपल डेकर तमाम जो है फ्लाईओवर्स की बात होती है, अगर उसका काम शुरू हो जाता है, तो आपके पास 2-2 अल्टरनेट हो जाएँगे। यानी कि एक तो मेट्रो प्लस वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो आपको सिटी सेंटर में जाना है या बाहर जाना है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर आपको आना है सीधा खराड़ी की तरफ, तो वो तो डेवलपमेंट आपका होना ही होगा, क्योंकि जब तक वो वाइड नहीं होता, जैसे मैंने बताया, तब तक ये जो गैप है वो फिल नहीं होगा। तो पीछे काफ़ी शार्प इंक्रीज़ हुआ है, तो ये एक ट्रेंड अभी आगे भी बना रहेगा। इसके चांसेस कम लगते हैं, लेकिन रेंटल यील्ड अच्छा रहेगा। अगर आपको प्राइसेज़ 13,000, साढ़े 12,000, साढ़े 13,000 के अंतर्गत मिल जाता है, पूरा पैकेज डिवाइड बाय कारपेट एरिया, टोटल एरिया, तो वो एक अच्छी डील मानी जा सकती है, और फिर आप अपने पैकेज को, अपने एरिया को, और जैसा आप वास्तु वगैरह मानते हैं, वो देख के आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको नुकसान नहीं होने वाला। बाकी डिटेल में समझने के लिए अगर कुछ दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। इस पे एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए कवर कर सकते हैं। जितेंद्र देसाई जी इन्होंने लिखा है, वाघोली टाउनशिप के अंडर जो बंगलो प्लॉटिंग किया गया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्या? कौन सा अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है? प्लीज़ गिव डिटेल्स। देखिए जितेंद्र जी, पहली सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप बंगलो प्लॉट की बात कर रहे हैं, तो टाउनशिप के अंतर्गत ऐसे तो कोई प्लॉट बेचे नहीं जा रहे हैं। जो प्लॉट उस टाउनशिप के आस-पास बेचे जा रहे हैं, यानी कि वो टाउनशिप सैंक्शनिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो एक तरीके से सेती ना विकास ज़ोन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर नॉन डेवलपमेंट में जो प्लॉटिंग, रॉ प्लॉटिंग की जा रही है, कच्चे प्लॉट्स किए जा रहे हैं, वहाँ पे लीगली आप कंस्ट्रक्शन अभी नहीं कर सकते हैं, जब तक कि वो पूरी तरीके से आर ज़ोन में ना आ जाए। उसे प्रस्तावित आर ज़ोन में रखा गया था। जब से पीएमआरडीए ने अपने सारे डीपी प्लान को कैंसल किया है, तब से वो चीज़ें हट गई हैं। अब फ्रेश तरीके से डीपी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा लोकेशन जो
आपका वाघोली का है, अब वो कॉर्पोरेशन में आ चुका है, तो कॉर्पोरेशन उसका डीपी प्लान ले आएगी और उसके बाद जो प्रस्तावित आर ज़ोन होंगे, उसमें से कितने आर ज़ोन में कन्वर्ट होंगे, फाइनली उसमें कितना टाइम लगेगा, अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो सैंक्शनिंग के साथ आप वहाँ कंस्ट्रक्शन कर पाएँ, इसके चांसेस कम लगते हैं। अगर वो आर ज़ोन में रहता है प्रॉपर, जो कि अभी तो नहीं है, तब आप वहाँ पे सैंक्शनिंग के लिए रिस्पेक्टिव अथॉरिटी यानी कि पीएमसी है, तो पीएमसी में आप आर्किटेक्ट से प्लान बना के फिर सबमिट करा सकते हैं। उसके लिए भी लाइज़नर्स होते हैं, जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सेतीना विकास ज़ोन में है, तो आप किसी भी तरीके से उस पे सैंक्शनिंग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो खेती की ज़मीन है, शेती की ज़मीन है, एग्रीकल्चर की ज़मीन है और वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या वो ज़मीन प्रॉपर एनए है? क्या वो आर ज़ोन के अंतर्गत आ रहा है? उसका पेपर चेक करिए। ये नहीं कि वो प्रस्तावित आर ज़ोन है, तो आपको सैंक्शनिंग मिलेगा, नहीं। प्रस्तावित आर ज़ोन इज़ एज़ गुड एज़ एग्रीकल्चरल लैंड। तो जब तक वो आर ज़ोन में नहीं आता है, जब तक वो एनए प्लॉट नहीं है, तब तक उस पे सैंक्शनिंग नहीं मिलने वाली है। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा और आपके भी मन में कई सवाल होंगे, तो आप कमेंट में लिख के दे दीजिए या फिर क्वेरी क्वेश्चन फॉर्म के ज़रिए हम तक अपनी समस्या पहुँचा दीजिए। कोशिश रहेगी आपकी समस्या पे पूरा डिटेल वीडियो बनाएँ या फिर आने वाले अगले हफ्ते के सवाल-जवाब के एपिसोड में आपके सवाल को लें। लगातार ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर ज़रूर कर दें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और आपको तमाम जानकारियाँ जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।